So hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we're gonna start with section 140 of the Companies Act 2013. अब ये जो सेक्शन है 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये आता है आफ्टर सेक्शन 139. 139 जो है वो डील करता है विद ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट. जैसे कि आपका फर्स्ट ऑडिटर हो गया, ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो गया, उसके बारे में बात करते हैं. अब ये जो सेक्शन 140 है वो बात करता है रिमूवल एंड रेजिग्नेशन के बारे में. रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, अच्छा सर, मतलब रिमूवल एंड रेजिग्नेशन. अच्छा, रिमूवल का मतलब सर, रिमूवल का मतलब ये होता है कि आपने निकाल देना है. किसको? आपको निकाल देना है. किसको निकाल देना है बताओ? आपको निकाल देना है ऑडिटर को. और रेजिग्नेशन मतलब ऑडिटर खुद निकल रहा है. अब रिमूवल भैया इतना आसान थोड़ी ना है. रिमूवल आसान नहीं है. किसी भी कंपनी में ऑडिटर का जो रोल होता है ना, बहुत अच्छा खासा रोल होता है ऑडिटर का, ठीक है, सीए का. क्यों सर? क्योंकि सीए डील करता है अकाउंट्स के साथ, ठीक है, सीए डील करता है अकाउंट्स के साथ. अब कंपनी में अकाउंट्स का ही हेरा फेरी होता है, इसके अलावा और किसी चीज़ का हेरा फेरी तो होता नहीं है. अकाउंट्स का क्या होता है? हेरा फेरी. इसके अलावा शेयर्स का भी हेरा फेरी होता है जो कि कंपनी सेक्रेटरी वो देखता है, ठीक है. अब वो अलग टॉपिक है, वो थोड़ा सुप्रीम टॉपिक है, वो अलग चीज़ है, वो हम लोग बाद में देखेंगे. अब अकाउंट्स का देखो बेसिक लेवल. अकाउंट्स का हेरा फेरी कौन रोक सकता है? सीए. और अकाउंट्स का हेरा फेरी कौन करवा सकता है? सीए. समझ में आ रहा है? तो या तो सीए एक बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है आपका, अगर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अगर उनका इंटेंशन सही है, मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, तो दोस्त बन जाएगा ऑडिटर, ठीक है, जो कि है सीए. क्योंकि सीए भी चाहता है कंपनी का अच्छा होना और डायरेक्टर भी चाहता है. लेकिन कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टिंजी है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है. वो दोस्त नहीं बनना चाहते ऑडिटर का, वो चाहते कि अकाउंट्स का हेरा फेरी कर दे. और ऑडिटर ही है जिसके थ्रू अकाउंट्स होके जाता है कंपनी का, वो अकाउंट संभालता है. तो तब ऑडिटर एंड डायरेक्टर का दोस्ती नहीं हो पाता है. अंडरस्टूड? क्योंकि ऑडिटर जो है वो बहुत अच्छा इंसान होता है जो कि ऑडिट देखता है, अकाउंट्स देखता है कंपनी में. अब सुनो सर, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑडिटर ही बिक जाए. हाँ, हो सकता है, उसके लिए अलग पनिशमेंट है. लेकिन यहाँ पे हम लोग इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इस बारे में हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ऑडिटर को रिमूव करना आसान बात नहीं है. और ऑडिटर को रिमूव करने का दो इंटेंशन हो सकता है. एक है अच्छा इंटेंशन, गुड इंटेंशन. दूसरा है बैड इंटेंशन. गुड इंटेंशन यह है कि ऑडिटर ही सही नहीं है, तब ऑडिटर को निकालो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. लेकिन अगर ऑडिटर सही है, आपका इंटेंशन सही नहीं है, ऑडिटर सही काम कर रहा है, लेकिन आप नहीं चाहते कि ऑडिटर काम करे सही तरीके से, तो आपको क्या करना है? ऑडिटर को निकाल देना, क्योंकि आपको अकाउंट्स के हेरा फेरी करना है. तो ऐसे सिचुएशन में ऑडिटर को निकालना ईजी नहीं है. इसमें आपको सीजी का अप्रूवल चाहिए होता है. किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है भाई मेरे. मजाक वाली बात नहीं है. समझ में आ रहा है? ये ऐसे दूध में से मक्खी उठा के जो फेंक देना, वो वाला नहीं कर सकते तुम यहाँ पे. अंडरस्टूड? कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अच्छे से देखेंगे ऑडिटर का रिमूवल. सबसे पहले ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म. ऑब्वियसली उसके टर्म को एक्सपायरी होने के पहले ही तुम निकाल रहे हो उसको, राइट? क्योंकि अगर उसका टर्म एक्सपायरी हो रहा है या फिर हो गया है तब उसको निकाले हो, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन अगर उसके टर्म को एक्सपायरी होने से पहले ही, टर्म एक्सपायर नहीं है, टर्म के एक्सपायरी से पहले ही तुम उसको निकालना चाहते हो, तो आप निकाल सकते हो बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. कंपनी में एसआर पास करके निकालो. लेकिन इससे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा. दिस रिमूवल रिक्वायर्स द प्रायर, मतलब इससे पहले, एसआर के पहले, प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल तुम क्या बताओ? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में लोगे, और वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है ADT 2. इस फॉर्म में तुम गवर्नमेंट से परमिशन लोगे, फिर गवर्नमेंट तुमको अलाउ करेगा, तुम जाके रिमूव कर दोगे. किसको बताओ? ऑडिटर को. ये हो गया समझा? ये समझ के तुम, कोई टेंशन वाली बात नहीं. अब नेक्स्ट जो पार्ट है, देखो नेक्स्ट जो पार्ट है रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर. क्या बताओ ना? रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर. ये थोड़ा उल्टा हो चुका है, मतलब टेढ़ा हो चुका है ये वाला, इसको संभाल लेना है थोड़ा. रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर. रिजाइन कर रहा है ऑडिटर. इफ एन ऑडिटर रिजाइंस, क्या वो रिजाइन कर सकता है? हाँ, कर सकता है.
लेकिन क्या सिर्फ वो रिज़ाइन करके ऐसे जा सकता है, मतलब आज ही के आज रिज़ाइन करके चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी में ऑडिटर रिज़ाइन कर रहा है मतलब कुछ घपला हो रहा होगा, ऐसा भी इंटेंशन हो सकता है कि ऑडिटर जो है वो दबाव में आके उसको दबाव डाल के फिर उसको तुम निकाल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑडिटर निकलने से पहले हम उसका पूरा अच्छा खासा जो है ना उसका रीज़न लेंगे कि तुम क्यों निकालना चाहते हो, अपने आप को क्यों निकालना चाहते हो इस कंपनी से, तुम क्यों निकलना चाहते हो खुद कंपनी से। एंड ऑल्सो तुमको बताना है ये चीज़ सबको, ठीक है। देखो, इफ़ एन ऑडिटर रिजाइंस दे मस्ट फाइल अ स्टेटमेंट। वो फाइल क्या करेगा, स्टेटमेंट फाइल करेगा। दे मस्ट फाइल अ स्टेटमेंट विद द कंपनी, कंपनी के साथ वो स्टेटमेंट फाइल करेगा। एंड द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को भी बताएगा, ठीक है, वो स्टेटमेंट फाइल करके, इंडिकेटिंग द रीजन एंड अदर रेलिवेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग देयर रेजिग्नेशन। तुमको बताना होगा कि भैया तुम क्यों रिजाइन करना चाहते हो, ठीक है। बी, स्टेटमेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन 30 डेज ऑफ रिजिग्नेशन। 30 दिन के अंदर अंदर तुम स्टेटमेंट फाइल कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अच्छा, फाइल किसको करना है सर? अरे बाबा, मस्ट बी फाइल विद द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार। समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो वो जो स्टेटमेंट तुमने फाइल किया ना कंपनी के साथ, कंपनी के पास एंड रजिस्ट्रार के पास, तुमको और एक इंसान के पास फाइल करना होगा। वो है कौन बताओ? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो मैंने तुमको बताया था, कैग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैग। कैग कौन होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर को देखता है। अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर निकल रहा है तो तुमको तो कैग को बताना होगा कि तुम क्यों निकाल रहे, मतलब अपने आप निकलना चाहते हो कंपनी से, राइट। नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो तुमको सिर्फ अपना जो स्टेटमेंट है वो कंपनी के पास फाइल करना है, कंपनी के पास फाइल करना है, प्लस तुमको फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास। और अगर तुम गवर्नमेंट कंपनी हो तो तुमको तुम्हारा बाप जो है उसको भूलना नहीं है। वो कौन है बताओ? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CNAG, कैग। ठीक है, समझ में आ चुका है? ओके। अगर नहीं फाइल किए तो क्या कर लोगे सर तुम? मैं कुछ नहीं करने वाला, लेकिन तुम्हारे ऊपर अच्छा खासा पेनल्टी लग जाएगा। फेलियर ऑफ द ऑडिटर टू कंप्लाई विथ द अबव प्रोविजन, तो तुमको पेनल्टी लगेगा 50,000 रुपीज और अमाउंट इक्वल टू द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस, जो भी कम हो। मिनिमम 50,000 तो तुमको देना ही होगा, या फिर तुम्हारा सैलरी, अगर तुम्हारा सैलरी 50,000 से कम है तो तुमको वो वाला देना है। 50,000 नहीं देना है, लेकिन सैलरी वाला देना है। मतलब पकड़ लो 30,000 है तुम्हारा सैलरी, तो तुमको यही देना है। सर ऑडिटर का सैलरी 30,000, सर कंपनी में CA का सैलरी 30,000, भाई 20,000 से भी CA काम कर रहा है, ठीक है। तो तुमको तुम्हारा जो है सैलरी, वो अच्छा खासा सैलरी तब मिलता है जब तुम्हारा एक्सपीरियंस होता है बहुत अच्छा खासा। बिगिनर्स के लिए यही है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। 20,000 में भी सैलरी में अभी काम कर रहे हैं CA। समझ में आ रहा है? तो ये फैक्ट है। दिस इज अ कोर्स वेयर यू हैव टू बी वेरी मच टू द टॉप टू अर्न वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट। सो तुमको अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है, तब जाके तुम अच्छा खासा पैसा जो है वो कमा पाओगे। पेनल्टी समझ में आ चुका है? 50,000। अगर तुम्हारा सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो तुमको 50,000 ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं, विच एवर इज लेस। अगर तुम्हारा सैलरी मतलब रेम्यूनरेशन 50,000 से कम है तो वो अमाउंट तुमको देना है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से ड्राफ्ट किया, 50,000 रुपीज़ और अमाउंट इक्वल टू रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस, जो भी कम हो। कंटिन्यूइंग फेलियर है, मतलब तुमने फाइल ही नहीं किया, 30 दिन हो चुका है, अभी भी फाइल नहीं कर रहे हो, तो 500 रुपये ईच दिन लगने वाला, ईच डे तुमको 500 रुपये लगने वाला है तुम्हारे ऊपर। और मैक्सिमम सर कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक मैक्स। ये 500 रुपीज़ जो तुम दोगे ना ईच डे, ये चलता रहेगा जब तक कि ना 2 लाख पहुंच जाए। जैसे 2 लाख पे पहुंच गया, बस उतना ही देना है, इससे ज़्यादा तुमको नहीं देना है। समझ में आ चुका है? अच्छा, एक चीज़ है स्पेशल नोटिस के बारे में। स्पेशल नोटिस देखेंगे हम लोग। स्पेशल नोटिस जाने वाला है। स्पेशल नोटिस क्या होता है एक बार पढ़ेंगे, फिर मैं समझाऊंगा। देखो अच्छे से देखना है। रिक्वायर्ड फॉर अ रेजोल्यूशन एट अ एनुअल जनरल मीटिंग, तो ये स्पेशल नोटिस जा रहा है एनुअल जनरल मीटिंग के लिए। टू अपॉइंट अ पर्सन अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, डायरेक्टर नहीं होगा, ऑडिटर होगा। और टू प्रोवाइड expressly that the retiring auditor shall not be reappointed.
समझो इस चीज़ को। ऑडिटर क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। ऑडिटर रिटायर हो रहा है। दो केस है। एक केस तुमने बताया कि इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो तुमने कह दिया कि शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड, नॉट बी रीअपॉइंटेड। तुमने ये कह सकते हो तुम, या फिर तुमने कहा कि किसी दूसरे ऑडिटर को हम लोग बिठा रहे हैं अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर। इसको समझना अच्छे से कि रिटायर हो रहा है कोई ऑडिटर, तुमको अगर उसको निकालना है भाई, सीधा सीधा देखना, तुमको अगर निकालना है उसको, तुम उसको दो चीज़ बोल सकते हो। पहला चीज़ कह सकते हो भाई तेरा रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है? कि तुम उसको निकाल रहे हो। तुम सीधे सीधे उसको बता दिया कि भाई तेरा रीअपॉइंटमेंट जो है वो नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि तुम उसको निकाल रहे हो, सीधे भाषा में तुम उसको निकाल रहे हो। दूसरा ये हो सकता है कि अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, मतलब तुमने उसको कहा कि हम किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं, तुमको नहीं, तुम तो रिटायरिंग ऑडिटर हो ना, तो तुमको नहीं, अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर को हम लोग क्या कर रहे हैं? अपॉइंट। तो सीधे सीधी बात है, तुमको तो हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये जो बात है तुमको निकालने का बात, ये हम लोग दो तरीके से कह सकते हैं। पहला तरीका कि तेरे को रीअपॉइंटमेंट नहीं दे सकते हम लोग, ये पहली तरीके से तुमने बता दिया उसको कि तुम उसको निकाल रहे हो। दूसरे तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हमने किसी और को अपॉइंट करना है, हमने किसी और को अपॉइंट करना है एज अ ऑडिटर। दोनों बातों में एक रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसको तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? समझे? अब देखो इसको अच्छे से। Required for resolution at an annual general meeting to appoint a person other than the retiring auditor or to provide expressly, या तो तुमने बता दिया that the retiring auditor shall not be reappointed, shall not be reappointed। समझ में आ रहा है? ये दो कंडीशन है। दोनों केसेस में, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, दोनों केसेस में एक स्पेशल नोटिस जाएगा। एक क्या जाएगा? स्पेशल नोटिस। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ, क्या जाएगा? स्पेशल नोटिस। अंडरस्टूड? स्पेशल नोटिस। अब ये जो स्पेशल नोटिस जाएगा, किसको जा रहा है? ये स्पेशल नोटिस जा रहा है ऑडिटर को। किसके लिए? रिप्रेजेंटेशन मांगने के लिए। पकड़ लो, तुम कोर्ट में हो, तुम अपना केस लड़ रहे हो और तुम्हारा जजमेंट आने वाला है। अब जज ने अगर तुमको तुम्हारा पक्ष ना सुन के जजमेंट सुना दे तो गलत बात है ना। तो जज हमेशा क्या करता है जजमेंट सुनाने से पहले? कि मैं अब जजमेंट सुनाने जा रहा हूँ, तुमको कुछ कहना है, तुम्हारे बिहाफ पे तुमको कुछ कहना है कि नहीं, तुम्हारे अगेंस्ट में अभी ये एक्शन लेने वाला हूँ, तुमको कुछ कहना है कि नहीं, ये जज साहब पूछता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ कंपनी करता है ऑडिटर को कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट ये एक्शन लेने वाला हूँ, तुमको रीअपॉइंट नहीं करूँगा, तुमको निकाल रहा हूँ, किसी दूसरे को अपॉइंट करो, तुमको कुछ कहना है कि नहीं। ये चीज़ समझ में आ रहा है? ये स्पेशल नोटिस जाएगा ऑडिटर को। किस लिए जाएगा ऑडिटर को स्पेशल नोटिस? रिप्रेजेंटेशन मांगने के लिए। रिप्रेजेंटेशन मांगेगा कि तुम बताओ तुमको कुछ कहना है कि नहीं। अब देखो क्या होगा। रिप्रेजेंटेशन बाय ऑडिटर। The retiring auditor can make a written representation which should be circulated to the members of the company। बताओ क्या? उसका जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो सर्कुलेट होगा कंपनी के मेंबर्स को, ठीक है, कंपनी के मेंबर्स को एजीएम से पहले, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? एजीएम कंडक्ट होने से पहले वो सर्कुलेट होगा, क्योंकि एजीएम में तो बात करना है क्यों निकाल रहे हैं। तो कंपनी जो है सुनेगा ऑडिटर के बाद कि ऑडिटर को अगर कुछ कहना है कि नहीं। ऑडिटर को कुछ लगता है कि नहीं। देखो ये रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया जा रहा है? रिप्रेजेंटेशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट बंदा है, उसको तुम निकाल रहे हो कंपनी से। अब शायद तुम धोखे से उसको निकाल रहे हो, तुम धोखे से उसको नहीं निकाल रहे हो। तुम हो कौन? तुम डायरेक्टर। तुम उसको धोखे से नहीं निकाल रहे हो कंपनी से। ये बात कंपनी के मेंबर्स खुद ऑडिटर के मुंह से सुनना चाहता है। क्यों ऑडिटर? क्योंकि कंपनी जो है विश्वास करता है ऑडिटर को। कंपनी मतलब कौन? हम मेंबर्स। हम विश्वास करते हैं ऑडिटर के ऊपर। हमारा आग बंद करके विश्वास है कंपनी के ऑडिटर के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो ऑडिटर को कुछ 19-20 लगा तो वो मेंशन करेगा ना
इस नोटिस में, उसको रिप्रेजेंटेशन जो देना है उसमें उसको बोलना है। अब देखो इसमें केस खत्म नहीं होता। इफ द रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सर्कुलेटेड द ऑडिटर कैन रिक्वेस्ट इट टू बी रेड आउट एट द मीटिंग। अगर पकड़ लो टाइम लिमिट है ना, टाइम लिमिट के अंदर अंदर ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा है, अगर टाइम लिमिट के अंदर अंदर ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा है तो हम उसको सर्कुलेट कैसे करें, कंपनी उसको सर्कुलेट कैसे करे, सर्कुलेट नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन में ऑडिटर कह सकता है कंपनी को कि कंपनी टाइम के अंदर तो मैंने नहीं दे पाया रिप्रेजेंटेशन, लेकिन जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है वो एजीएम में मैं पढ़ के दूंगा, मैं पढ़ूंगा, रीड आउट लाउड करूंगा मैं। समझ में आ रहा है? सबके सामने मैं पढ़ूंगा मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है, इट टू बी रेड आउट लाउड इन द मीटिंग एजीएम में। समझ में आ रहा है? ये दो कंडीशन हो सकता है, एक तो सर्कुलेट कर दो टाइम के अंदर अगर रिप्रेजेंटेशन मिल गया, अगर नहीं मिला तो रीड आउट कर दो मीटिंग में। अब देखो, प्रोवाइडेड इफ अ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सर्कुलेटेड या फिर सेंट एज अफोरसेड देन अ कॉपी शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। अच्छा, एक कंडीशन याद रखना कि अगर वो सर्कुलेट नहीं हुआ रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट नहीं हुआ मेंबर्स के पास, कुछ भी कारण हो सकता है, टाइम लिमिट वगैरह, तो उसका जो कॉपी है वो रजिस्ट्रार के पास भेज देना। कौन भेजेगा? कंपनी भेजेगा ऑडिटर का रिप्रेजेंटेशन। अब सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ना तो रिप्रेजेंटेशन भेजे और ना ही उसका कंपनी की मीटिंग में एजीएम में उसका रिप्रेजेंटेशन जो है अनाउंस करे। समझ में आ रहा है? जो भी रिप्रेजेंटेशन है ऑडिटर का, वो कंपनी नहीं चाहता कि उसका सर्कुलेशन हो या फिर उसका अनाउंसमेंट हो अपने कंपनी की मीटिंग में, वरना तो भांडा फूट जाएगा। अब ये कंपनी क्यों चाहता है ये चीज़? एक कंडीशन ये हो सकता है कि उसको लग रहा है कि ऑडिटर जो है ना वो बकवास कर रहा है अपने रिप्रेजेंटेशन में, बदनाम कर रहा है, नीडलेस पब्लिसिटी, बदनाम कर रहा है कंपनी को। दूसरा ये हो सकता है कि कंपनी खुद अपने पापों को छुपाने के लिए ऑडिटर के बाद जो है वो दबा रहा है। कंपनी यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, ऑडिटर यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, ऑडिटर का गलती हो सकता है, कंपनी का भी गलती हो सकता है। अगर ऑडिटर नीडलेस मतलब बदनाम करना चाहता है कंपनी को, ठीक है ना, उल्टा सीधा लिख के रिप्रेजेंटेशन, तो कंपनी तो उसको अनाउंस नहीं करेगा ना। और शायद ये भी हो सकता है कि ऑडिटर ने कंपनी के खिलाफ कुछ लिख दिया जो कि मेंबर्स के सामने कंपनी पढ़ना नहीं चाहता। दोनों कंडीशन में ये डिसीजन कंपनी के पास नहीं है कि वो सर्कुलेट होगा, वो अनाउंस होगा कि नहीं, है ना। सर्कुलेशन तो होना है, अगर नहीं हो रहा है मतलब टाइम के अंदर नहीं दिया होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये बात मेंबर्स के सामने पहुंचेगा कि नहीं, इसका डिसीजन लिया जाता है बाय ट्रिब्यूनल। अब कंपनी को अगर लग रहा है कि इसको सर्कुलेट नहीं करेंगे या फिर इसको अनाउंस नहीं करेंगे एजीएम में, तो वो खुद से ये नहीं कर सकता, डिसीजन ले सकता है, वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगा। क्या बताओ? ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड ऑन एप्लीकेशन ईदर बाय कंपनी, या तो कंपनी ने अप्लाई किया, और एनी अग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, अब ये जो अग्रीव्ड पर्सन है ये डायरेक्टर भी हो सकता है कंपनी का, है ना, क्योंकि सबसे पहले हाथ में कॉपी किसके पास आएगा? डायरेक्टर के पास आएगा उसके रिप्रेजेंटेशन का। तो या तो कंपनी के सारे मेंबर्स अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं, सीधा कंपनी अप्लाई कर रहा है, या फिर कंपनी की कोई एक डायरेक्टर अप्लाई कर रहा है। पकड़ लो, अग्रीव्ड इंसान जिसको लग रहा है कि नहीं बदनामी हो रहा है ना, अग्रीव्ड इंसान है। दैट द राइट्स कन्फर्ड इज बीइंग अब्यूज्ड बाय द ऑडिटर, मतलब ऑडिटर के पास जो राइट मिला है कि मेंबर्स के सामने अपना बात रखने का, वो अब्यूज कर रहा है ऑडिटर, वो गलत अनशन बोल रहा है ऑडिटर। समझ में आ रहा है? then the copy of the representation may not be sent and the representation may not be read। समझ में आ रहा है? तो out at the meeting। समझ में आ रहा है? तो दो कंडीशन हो सकता है, एक कंडीशन की रिप्रेजेंटेशन भेजना, मतलब मेंबर्स के पास सारा कॉपी सर्कुलेट होना। अगर ट्रिब्यूनल को लगे, ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है कि नहीं ऑडिटर सचमुच उल्टा सीधा बात बोल रहा है ना, तो ये जो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन है कॉपी भेजना सारे मेंबर्स को, उसके लिए भी मना कर सकता है ट्रिब्यूनल। एंड कंपनी की मीटिंग में रिप्रेजेंटेशन देना, मीटिंग में रीड आउट लाउड करना, उसके लिए भी मना कर सकता है ट्रिब्यूनल। समझ में आ रहा है ना? तो कंपनी को अगर लग रहा है कि ऑडिटर अब्यूज़ कर रहा है, कंपनी को बदनाम करना चाहता है, तो वो सीधा ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, बोलेगा देखो इसको रिप्रेजेंटेशन मांगा हमने और उसने ये लिख के भेजा,
अब इसको हम कैसे सारे दुनिया के सामने हम लोग लेकर जाए, पूरे दुनिया को हम लोग सर्कुलेट करें, इतने सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करें, ये गंदा गंदा बात बताओ। तो ट्रिब्यूनल के डिसीजन के ऊपर होगा, ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके पास होगा डिसीजन कि उसको सर्कुलेट करना चाहे कि नहीं चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड है कि हाँ ऑडिटर अब्यूज़ कर रहा है अपना, क्या बताओ ना, अब्यूज़ कर रहा है अपना राइट, तो वो सर्कुलेट नहीं करेगा। वो बोल देगा कंपनी को ठीक है तू सर्कुलेट मत कर, और उसको रिप्रेजेंटेशन एजीएम में भी उसके बात बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसने जो रिप्रेजेंटेशन भेजा उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको ऐसे ही निकाल दे, ऐसा ट्रिब्यूनल कहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखो लास्ट, द ट्रिब्यूनल में ईदर सुओ मोटो or an application made to it by the central government or by any person is satisfied that the auditor acted in fraudulent manner directly or indirectly, it may by order direct the company to change its auditor। अब इसमें हम लोग बात हो रहा है ट्रिब्यूनल के सुओ मोटो पावर। सर सुओ मोटो, सर आप गाली दे रहे हो सर, मोटो मोटो बोल रहे हो? नहीं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, ये मोटो नहीं कह रहा हूँ मैं तुमको। सुओ मोटो का मतलब होता है अपनी मर्जी से। ट्रिब्यूनल अगर अपने मर्जी से, अपने खुद की इच्छा से, अगर वो उसको लगे ठीक है, क्या लगे सर, उसको लगे कि ऑडिटर जो है वो फ्रॉडलेंट मैनर से काम कर रहा है, या फिर उसको किसी ने एप्लीकेशन भेजा। एप्लीकेशन किसने भेजा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट भी भेज सकता है ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन। गवर्नमेंट कंपनी है तो कौन भेजेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगा। या फिर कोई भी इंसान, कोई भी एग्रीव्ड पर्सन, कोई भी कंसर्न्ड पर्सन, ठीक है, जिसको कंसर्न है, जिसको पता लगा ऑडिटर के फ्रॉडलेंट होने के जो है बारे में, वो पता लगा किसी भी इंसान को, या तो कौन कौन भेज सकता है बताओ? ट्रिब्यूनल खुद अपने सुओ मोटो, मतलब अपने खुद की मर्जी से, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई भी पर्सन जो है ना, जो जिसको लग रहा है कि हाँ ये फ्रॉडलेंट मैनर में काम कर रहा है, जो कि कंसर्न्ड पर्सन होता है, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकता है उसको निकालने के लिए, ऑडिटर को निकालने के लिए। समझ में आ रहा है? एक तो कंपनी खुद निकाल रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कंपनी के बारे में मेंशन नहीं है। देखो अच्छे से, यहाँ पे मेंशन है थर्ड पार्टी लोग, जैसे कि ट्रिब्यूनल खुद की मर्जी से, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद की मर्जी से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कर रहा है ट्रिब्यूनल को, या फिर कोई कंसर्न्ड पर्सन जो एप्लीकेशन भेजा है ट्रिब्यूनल को। तो ट्रिब्यूनल को अगर सेटिस्फाइड है, ट्रिब्यूनल को अच्छा खासा सबूत मिला है और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है, तो ट्रिब्यूनल डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है, डायरेक्ट कर सकता है कंपनी को, भाई तेरे ऑडिटर को निकाल। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकता है जैसे कि ऑडिटर कंपनी से निकल जाए, और अगर ट्रिब्यूनल ने ऐसा ऑर्डर दे दिया, ऑडिटर निकल रहा है, ठीक है, तो तुम फ्रॉडलेंट हो, ऐसा है ना, तुम पकड़े जा चुके हो, तो तुम इनएलिजिबल बन जाओगे किसी भी कंपनी में 5 साल के लिए। ऑडिटर बनने से तुम इनएलिजिबल हो जाओगे, तुम बन नहीं पाओगे, तुम बैठ नहीं पाओगे किसी भी कंपनी में एज एन ऑडिटर फॉर 5 साल। समझ में आ रहा है? फॉर 5 साल। उसके साथ ही साथ फ्रॉड वाला एक्टिविटी कर रहे हो तो फ्रॉड वाला सेक्शन भी लगेगा तुम्हारे ऊपर, जो कि है सेक्शन 447 भी इनिशिएट हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये पूरा क्लियर हो चुका है? एक बार रिवाइज करेंगे इसको फटाफट जाके ऊपर से नीचे तक, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा आराम से हो जाएगा। देखो फटाफट, सेक्शन 140 क्या कहता है सर? सेक्शन 140 कहता है रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिमूवल के बारे में। सर अगर हम लोग कंपनी से ऑडिटर को निकालना चाहते हैं तो हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। एंड ऑल्सो ऑडिटर तो एक मामूली इंसान नहीं है, वो अच्छा खासा इंसान है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होगा, जिसका एप्लीकेशन नंबर है ADD 2, जिसमें हमको फाइल करना है, ठीक है। उसके बाद रेजिग्नेशन के बारे में अगर बात करें तो ऑडिटर अगर रिज़ाइन कर रहा है तो उसका स्टेटमेंट जो है वो कंपनी के पास देगा एंड रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा। कंपनी एंड रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा अगर नॉर्मल कंपनी है तो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो। समझ में आ रहा है? उसके रेजिग्नेशन के बारे में, क्यों वो रिज़ाइन करना चाहते हैं, कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास तो जाएगा, कंपनी के पास तो जाएगा, साथ ही साथ कैग के पास जाएगा, CAG के पास जाएगा, क्योंकि इसका बाप है कैग। समझ में आ रहा है? तो इन तीनों के पास जाएगा स्टेटमेंट कि क्यों वो निकलना चाहते हैं कंपनी से, खुद से रिज़ाइन करना चाहता है, ठीक है। अगर फेलियर हो गया ऑडिटर ने अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा तो उसके ऊपर फाइन लग जाएगा 50,000 रुपीज़, या फिर उसका रेम्यूनरेशन जो भी कम है वो। कॉन्टिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट है तो 500 रुपये एवरी डे और मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक। स्पेशल नोटिस हम लोग तब भेजेंगे
स्पेशल नोटिस हम लोग कब भेजेंगे बताओ? स्पेशल नोटिस हम लोग तब भेजेंगे जब हम लोग रिटायरिंग ऑडिटर को ना तो अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब उसको रीअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी और को हम लोग अपॉइंट करें उसकी जगह, तो तब जाके हम लोग स्पेशल नोटिस भेजेंगे ऑडिटर को। क्या लिखेंगे स्पेशल नोटिस में? क्या लिखा होगा? रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे कंपनी। कंपनी बोलेगा ऑडिटर को तू रिप्रेजेंटेशन दे अपना, कि तेरे को अगर कुछ बोलना है तो तू बोल। रिप्रेजेंटेशन बाय ऑडिटर में ऑडिटर रिप्रेजेंट करेगा, राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन देगा। अगर टाइम लिमिट के अंदर राइटिंग में दे रहा है रिप्रेजेंटेशन तो वो सर्कुलेट हो जाएगा सारे मेंबर्स के पास। अगर टाइम लिमिट के बाहर वो दे रहा है, टाइम कम है, एजीएम बहुत सामने है, अब तो कैसे हम लोग इसको सर्कुलेट करेंगे? तो कोई बात नहीं है, उसने जो भी रिप्रेजेंटेशन दिया वो एजीएम में हम लोग जोर से पढ़ देंगे, सबके सामने रीड आउट लाउड करेंगे। ठीक है। और सुनो, अगर सर्कुलेट नहीं हुआ है उसका, क्या बताओ ना, रिप्रेजेंटेशन अगर सर्कुलेट नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देना उसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन फाइल कर देना। और अगर ट्रिब्यूनल ऐसा सेटिस्फाइड है, ट्रिब्यूनल को किसी ने एप्लीकेशन भेजा है, जैसे कि कंपनी ने एग्रीव्ड पर्सन ने एप्लीकेशन भेजा कि उसने जो रिप्रेजेंटेशन भेजा उसमें बदनामी है सर, वो रिप्रेजेंटेशन में बदनामी करना चाहते हैं कंपनी का, तो हम लोग चाहते हैं कि इसका जो है सर्कुलेशन ना हो, इसका मीटिंग में रीड आउट लाउड ना हो, तो ये जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है कंपनी या फिर किसी भी अग्रीव्ड पर्सन ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड है तो वो बंद कर देगा, वो मना कर देगा, मे नॉट सेंड द रिप्रेजेंटेशन, मे नॉट बी रेड आउट लाउड, ये मना कर देगा कंपनी। ट्रिब्यूनल बोलेगा कि कंपनी तो टेंशन मत ले, हाँ ये नीडलेस पब्लिसिटी के लिए है, हाँ वो बदनाम करना चाहते हैं, मैं कहूँगा तुमको कि तू उसका रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट मत कर, तू इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कंपनी के सामने एनुअल जनरल मीटिंग में मत बोल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा कंपनी के अलावा अगर ट्रिब्यूनल को खुद ऐसा लगा, कहीं से उसको मिला ऐसा मतलब हिंट कि हाँ ये जो ऑडिटर है वो बहुत चालाक है, वो फ्रॉड है, ठीक है, या तो ट्रिब्यूनल को खुद लगा सुओ मोटो, या फिर ट्रिब्यूनल को किसी ने एप्लीकेशन भेजा। और किसने एप्लीकेशन भेजा? ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर एनी पर्सन ने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर एनी पर्सन ने, एनी कंसर्न्ड पर्सन, यहाँ पे कंसर्न्ड लिख लेना है, ठीक है, एनी कंसर्न्ड पर्सन ने एप्लीकेशन भेजा ट्रिब्यूनल को। कह रहा है ट्रिब्यूनल को कि भाई सुनना मेरे को लग रहा है कि ये फ्रॉडलेंट है। और अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है, ट्रिब्यूनल को ऐसा लगा, ट्रिब्यूनल को खुद ऐसा लगा, या फिर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन मिलने के बाद ऐसा लगा कि हाँ ये तो फ्रॉड है भाई मेरे, अगर वो सेटिस्फाइड है तो कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है ट्रिब्यूनल कि निकाल इस ऑर्डर को, निकाल दे, फटाफट निकाल दे इस ऑर्डर को, निकाल दे, ऐसे करके बोल सकता है। ठीक है। और ऑर्डर को अगर ऐसा निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर 5 साल के लिए इनकैपेबल बन जाएगा किसी भी कंपनी में एज एन ऑडिटर बैठने के लिए। एंड एट द सेम टाइम सेक्शन 447 जो कि है फ्रॉड का सेक्शन, वो लग जाएगा उसके ऊपर, इनिशिएट हो जाएगा। इसी के साथ ये पूरा जो सेक्शन है कवर हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे। वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कर देना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर। Happy learning guys. Bye bye and take care.